हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एलकॉम अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को ऑपरेशनल एम्पलीफायर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए है। तो और देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट ये स्कीमेटिक दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपसे पूछा क्या गया है, आपसे गेन पूछा गया है। गेन मतलब पूछा गया है दैट इज बी आउट बाय बी इन। देखिएगा, कभी भी किसी भी क्वेश्चंस को करने से पहले आपका जो राइट अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे बस देखते हैं और थोड़ा सा अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा और डर जाते हैं। तो एक जो बेसिक अप्रोच है, जब भी आपको कभी भी किसी भी सब्जेक्ट का वो हो सकता है, जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सामने आता है तो आपको एक स्टेप्स फॉलो करने चाहिए कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करें। तो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लिया तो फिर उसमें कुछ नहीं रह जाता। हम क्या करते हैं, बस आंख बंद किया और देखा और शुरू कर दिए, जिस तरीके से चीजें पड़ी होती हैं उसी को अप्लाई करना शुरू कर दिया। हम उसको एनालाइज नहीं करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आपका जो टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें, जब भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का है तो वो एक्चुअल में किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन है, इन्वर्टिंग है या फिर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, किस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन उसमें दे रखा है। देखिए, सारे ही रजिस्टर्स हैं तो बेसिकली इन्वर्टिंग होगा या फिर एक नॉन इन्वर्टिंग होगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो बी इन ये बताएगा कि ये बेसिकली आपका इन्वर्टिंग है या नॉन इन्वर्टिंग है। तो बी इन किस पे कनेक्टेड है, बी इन कनेक्टेड है आपका नेगेटिव पे। दैट मींस ये कैसा है, ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कैसा है, जीरो है। नॉन इन्वर्टिंग अगर जीरो है, आपको कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, दैट मींस हम इसको आइडियल एज्यूम करके देखेंगे। अगर ये आइडियल होगा दैट मींस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है। अब आपसे पूछा गया है कि गेन आपको बताना है, दैट इज वी नॉट बाय वी इन। तो देखिएगा, अगर मैं यहां से देखूं फीडबैकिंग किस तरीके की, नेगेटिव फीडबैकिंग है, बिल्कुल है नेगेटिव फीडबैकिंग, है ना। तो सिंपल सा तरीका ये हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव फीडबैकिंग है और अगर ये बी इन है यहां पर, तो मुझे ये बताइए क्या ये इन्वर्टिंग टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर नहीं दिख रहा है आपको। लेकिन इन्वर्टिंग टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो होता है, जो आपने पढ़ा है, वो किस तरीके का होता है, वो इस तरीके से होता है। दिस इज नेगेटिव, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, यहां से आपने एक रेजिस्टेंस लिया फीडबैक दैट इज आर एफ एंड दिस इज आर वन, और यहां पर आपने एक वी आई इनपुट ले लिया और ये आपने ग्राउंड कर दिया और दिस इज योर बी नॉट। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगर इसका आप गेन की बात करें तो बी नॉट बाय बी आई, इसकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, दैट इज नेगेटिव आर एफ जो फीडबैक रेजिस्टेंस होता है और जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दैट इज आर वन। क्या ये इसका कैलकुलेट नहीं किए थे हम, बिल्कुल किए थे। तो देखिएगा, क्या ये भी कुछ इस तरीके से नहीं है, अभी तो नहीं लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहां तो देखने वाली बात यह है कि ये अगर जीरो है और नेगेटिव फीडबैकिंग है और वहीं पर एक इनपुट दे रखा है तो ये इन्वर्टिंग टाइप तो होगा। लेकिन इसमें क्या है कि दो रेजिस्टेंसेस के प्लेस पे एक रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं। अब देखिएगा, ये R3 हो गया। अब ये अगर जीरो है तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये भी जीरो पोटेंशियल पे है, ये भी जीरो पोटेंशियल पे है। तो क्या मैं इस जीरो को यहां कनेक्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं ये कहूं कि इस रेजिस्टेंस को मैं यहां से हटाकर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस ये ले लिया, ये इस तरीके से, है ना, तो दिस इज योर R3। तो R3 और R2 कैसे हो गए, दोनों ही पैरेलल में हो गए, हो गया। तो ये अब अगर पैरेलल में है तो मैं इसके प्लेस पे, जैसे कि सपोज कीजिए एक RF रेजिस्टेंस ले लिया जिसकी वैल्यू है R2 पैरेलल विद R3, तो इन दोनों का पैरेलल ये है, तो क्या मैं इसे हटाकर नहीं लगा सकता। देखिएगा, यहां से क्या था कि ये इस तरीके से दिया हुआ है, आपका ये नीचे से दिया हुआ है, तो आप भी क्या करें, बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म कर लें इसे, है ना। मैं इसको क्या कर देता हूं, पूरी तरीके से रफ कर देता हूं ऐसे। अब मुझे ये बताइए, क्या आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, और ये आपका क्या है, ये RF है और RF की जो वैल्यू है वो कितनी है, R2 पैरेलल विद R3। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब आप मुझे बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V नॉट बाई V इन, तो क्या आप नहीं बता सकते, बिल्कुल बहुत सिंपल हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 पैरेलल विद R3 डिवाइडेड बाय R1, लेकिन किस में, नेगेटिव में, क्योंकि कैसा है, इन्वर्टिंग टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो बेसिकली ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अगर बढ़ेंगे तो फिर आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, इसको समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट bx एंड by। अब देख लेते हैं कि bx और by इस सर्किट में कहां दे रखे हैं। by तो आपका आउटपुट है और bx आपका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसका जो इंटरनल नोड है उसकी वैल्यू दे रखी है, दैट इज योर bx। तो आपको bx कैलकुलेट करना है और by कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके का। तो देखिएगा यहां पर आपका नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है वहां पे भी आपका वोल्टेज दे रखा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है वहां पे भी आपका वोल्टेज दे रखा है। तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में ये इस तरीके से कहना कि एग्जैक्ट किस तरीके का सर्किट होगा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड जो सर्किट्स हमने पढ़े हैं जैसे कि लॉग पढ़ा है, एंटी लॉग पढ़ा है, डिफरेंस एम्पलीफायर पढ़ा है, तो एग्जैक्ट उस तरीके से कुछ दिख नहीं रहा हमें, है ना। तो अब इसको इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने के जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, तो उसके लिए हम सिंपल सा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कैलकुलेट क्या करना है। तो जो हमें कैलकुलेट करना होता है हम उसी के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो करते हैं। तो हमें क्या करना है, bx और by कैलकुलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया एक्चुअली। इसमें एक तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पर क्लियर होने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप खुद इसे ट्राई करिए और आप मुझे आंसर बताइए तो आई एम 100% श्योर कि ज्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन का गलत आंसर निकालेंगे। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट, एक सजेशन है कि आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को ट्राई करें और फिर देखें कि bx और by की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ रही है। देन आफ्टर सॉल्यूशन देखें तो फिर इसको करने में आपको बहुत मजा आएगा। तो आई होप कि आपने bx और by की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर ली होगी। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अब देखिएगा कि क्या आपकी वैल्यू जो वो मैच कर रही है नहीं कर रही। तो देखिएगा यहां पर bx दे रखा है, यहां पर 1 वोल्ट दे रखा है। तो देखिएगा आइडियल कंडीशन है, बिल्कुल आइडियल कंडीशन है। तो क्या वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है। देख लेते हैं। तो bx की जो वैल्यू है वो कितनी यहां पर आ रही है, दैट इज 1 वोल्ट। अब यहां तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है कि bx की वैल्यू 1 वोल्ट है और ज्यादातर बच्चों ने निकाली भी होगी। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या bx की वैल्यू 1 वोल्ट हो सकती है या नहीं हो सकती है। देखिएगा अगर bx की वैल्यू 1 वोल्ट है तो by की वैल्यू कितनी होगी। by की अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत सिंपली तरीके से कर सकते हैं। देखिएगा ये by है, ये 10 वोल्ट है और मिडिल, अगर मिडिल में आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना होता है तो सुपर पोजिशन जो लॉ होता है वो बहुत सिंपली कैलकुलेट करके दे देता है। तो bx की वैल्यू दैट इज bx की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल होगी, ये हो जाएगी 10 वोल्ट इंटू 9, 10 इंटू 9 प्लस by इंटू 1, by इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10। किस तरीके से, दिस वोल्टेज एंड अपोजिट रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय दोनों ही रेजिस्टेंसेस हैं उनका सम। तो ये आपके पास हो गया। तो अगर आप यहां से by की वैल्यू कैलकुलेट करें तो by की वैल्यू कितनी होगी, देखिएगा 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 प्लस by डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो वैल्यू होगी ये 10 और ये 90, दैट इज by की जो वैल्यू होगी दैट इज -80 वोल्ट। तो मुझे ये बताइए ये जो -80 वोल्ट है क्या ये पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ट्रांजिस्टर है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका जो ऑपरेटिंग रीजन होता है वो बेसिकली ये होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ये जो वैल्यू है ये क्या होती है, +20 सेट, और ये मैक्सिमम वैल्यू यहां पर ये होती है -20 सेट। तो अगर आपकी जो वैल्यू है इस रेंज से, ये जो रेंज है ये आपका ऑपरेटिंग रेंज होती है यहां से यहां तक। अगर आपका ट्रांजिस्टर इस साइड और इस साइड वर्क कर रहा है दैट मीन वो सैचुरेशन कंडीशन में है। तो सैचुरेशन कंडीशन में आपकी जो वोल्टेज है वो कैसी हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, वो इंक्रीज नहीं होती। तो देखिएगा यहां पर जो सैचुरेशन वोल्टेजेस है मैक्सिमम +12 वोल्ट एंड -12 वोल्ट। तो Vy की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -80 वोल्ट। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। ये क्या हो जाएगा, इस रेंज में आ रहा है, ये लीनियर रेंज में नहीं है। तो अगर ये इस रेंज में आ रहा है दैट मीन्स इसकी जो Vy की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -12 वोल्ट हो सकती है। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि जब भी आपका सैचुरेशन कंडीशन में अगर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्क कर रहा है तो वहां पर आपका जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो इनवैलिड हो जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हमें सीखने को मिलता है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका आउटपुट जो है वो इस दोनों की रेंज में हो, यानी कि किस में हो, इस ये जो रेंज ऑपरेटिंग रेंज है यहां पर वो अगर आपका लाई कर रहा है। तो यहां पर जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो कैसा हो जाएगा, इनवैलिड। तो जिनके आंसर्स -80 एंड 1 वोल्ट ये आ रहे थे तो ये आंसर्स गलत हैं। तो अब क्या करना है, जब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट जो है वो इनवैलिड है तो जिस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है हम इस तरीके से Vy को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्या तरीका हो सकता है अब देखते हैं।
तो अगर वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? तो सिंपल तरीका है, सुपरपोजिशन लगाइए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए किस तरीके से, ये किस रीजन में काम कर रहा है? ये काम कर रहा है नेगेटिव सैचुरेशन रीजन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इसकी? -12 वोल्ट। ठीक है, तो देखिएगा अब ये 10 वोल्ट यहां पर है तो इन्वर्टिंग का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो आउटपुट हमारा मिल रहा था वो कितना होगा? -80 आ रहा था, तो -80 था, दैट मीन्स जो BY है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? -12 वोल्ट हो सकता है। तो अब देख लेते हैं कि जो आपका BX और BY, तो BY तो यहां से क्लियर हो गया, BY तो क्लियर हो गया क्योंकि -80 तो नहीं हो सकता, तो मैक्सिमम वैल्यू वहां पे सैचुरेट हो जाएगी, -12 वोल्ट पे सैचुरेट हो जाएगी। अगर -12 वोल्ट अगर आप BY आपका आ गया तो BX आपका कितना होगा? BX आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। BX 1 नहीं हो सकता क्योंकि अगर BX 1 हो जाता तो BY इतना आ ही नहीं सकता। तो अगर BY इतना आ रहा है मैक्सिमम, तो उस केस में BX आपका कितना है? अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा सिंपल सा सुपरपोजिशन लॉ, BX की जो वैल्यू होगी दैट इज 10 × 9 प्लस BY की वैल्यू कितनी है? -12 × 1 डिवाइडेड बाय 10। इसे आप सॉल्व करें तो दिस इज 90, दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस इज 78, दैट इज 7.8 वोल्ट। यानी कि दैट मीन्स BX की वैल्यू आपकी 7.8 वोल्टेज होना चाहिए। अगर 7.8 वोल्ट होगा तो इसका जो BY होगा वो कितना होगा? -12 वोल्ट। तो -12 वोल्ट क्या है? इस रेंज में है, बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहां पर है, तो ये वर्क करेगा। क्लियर हो गया? तो अब अगर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि BY की जो रेंज है वो यहां से नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से ज्यादा जाती है तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन के साथ डील करना है, अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, आपको V0 कैलकुलेट करना है। V0 कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स ये। और अगर मैं देखूँ ये किस तरीके का क्वेश्चन है तो सिंपल सा नेगेटिव फीडबैकिंग है, बिल्कुल है। इन्वर्टिंग टर्मिनल 0 है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर BI है, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर ये आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो गया। देखिएगा इसको किस तरीके से सिंपली किया जा सकता है, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो ये 3 किलो ओम है, ये 2 किलो ओम है, तो ये जो वोल्टेज है देखिएगा, सपोज इसकी जो वैल्यू है दैट इज V, तो अगर ये B है तो ये भी V होगा वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का ये जो इंटरनल वोल्टेज ये अगर गिवन है तो आपकी जो V0 है वो कितना होगा इन टर्म्स ऑफ V। तो ये अगर V है और इस वाले को अगर आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए तो ये कैसे ना, ये बन गया आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर की जो दैट इज V0 की जो वैल्यू होती थी वो कितनी है? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एम्पलीफायर की जो वैल्यू दैट इज 1 प्लस RF/R दैट इज 9/1 इंटू जो भी नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है दैट इज V। तो ये B अब आपको, ये फाइनली आपका V0 हो गया। अब इस B की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो आप इस सर्किट से निकाल लीजिए। तो B की वैल्यू आप सिंपली यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरफ कोई करंट जाएगी नहीं, तो ये दोनों सीरीज में है। अगर ये सीरीज में है दैट मीन्स वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो B इज इक्वल टू 2/5 इंटू BI। तो B की वैल्यू आपकी इतनी आ गई, इसको पुट कर दीजिए। तो ये कितना होगा? दिस इज योर 10 इंटू 2/5 इंटू BI दैट इज V0। तो ये कितना हो जाएगा? 5 2 दैट इज 4 VI। तो V0 इज इक्वल टू 4 VI। और BI आपको VI दे रखा है, इनपुट अगर दिया होता तो आप वहां पर रख के फाइनली V आउट निकाल लेते। तो V आउट बाई VI ये कितना हो जाएगा? गेन। तो गेन कितना हो गया इसका? 4 हो गया। अब जो भी पूछा, अगर V0 पूछा है तो वो VI के टर्म्स में आएगा। तो होपफुली अब आपको ये क्वेश्चन भी, ये सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही अच्छे से। अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं एक इसी तरीके से होमवर्क के लिए। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप करें और सारे ही मुझे कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताएं। अगर आपको ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं तो उस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सिंपल से कर लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ। तो ये आपके पास होमवर्क प्रॉब्लम है। देखिए क्या है होमवर्क प्रॉब्लम। आपको गेन दे रखा है 12, गेन दे रखा है, दैट मींस मतलब V0 बाई BI आपको गिवन है। R की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो दिस इज योर R, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर बताइएगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।